को सेरेब्रल पैल्सी है, डाउन सिंड्रोम है या बिहेवियर प्रॉब्लम है, स्पीच और लैंग्वेज डिले है, लर्निंग डिफिकल्टी है। कई एक बार बच्चे स्कूल में जाते तो हैं लेकिन वो लर्न ठीक से नहीं कर पाते हैं। अच्छे स्कूलों के बच्चे जो है उन लोगों को भी लर्निंग डिफिकल्टी होती है। या डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने में तकलीफ होती है बच्चों को। डिस्ग्राफिया होता है जिसमें लिखने में बच्चों को तकलीफ होती है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों में आजकल बहुत देखे जाते हैं और इन सारी चीज़ों के लिए हमारी संस्था जो है वो काम करती है। बुलेटिन ऑफ बिहार में आज बात करेंगे डॉक्टर सची गुंजन से। प्रोडिजी सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रिहेब फाउंडेशन फॉर किड्स ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के लिए इनकी संस्था काम करती है। क्या होता है ये सब विस्तार में जानेंगे। पहले तो सची जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आने के लिए। बच्चों की जो ये थेरेपी होती है, आम भाषा में हम लोग जानते हैं कि स्पीच थेरेपी होती है, एजुकेशन थेरेपी होती है। सची, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, जैसे हम इसको ये नहीं कहेंगे कि मेंटली डिसेबल्ड हैं, ये डिसेबल्ड बच्चे नहीं होते हैं, स्पेशल नीड के होते हैं। इनको थोड़ा अलग नज़रिए से समाज में देखा जाता है, बट ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, पढ़ लिख भी सकते हैं और जीवन में बहुत आगे भी जा सकते हैं। तो हमारी संस्था जो है ऑटिस्टिक बच्चों पे, हाइपर एक्टिव बच्चों पे, जिन बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी है, डाउन सिंड्रोम है या बिहेवियर प्रॉब्लम है, स्पीच और लैंग्वेज डिले है, लर्निंग डिफिकल्टी है। कई एक बार बच्चे स्कूल में जाते तो हैं लेकिन वो लर्न ठीक से नहीं कर पाते हैं। अच्छे स्कूलों के बच्चे जो है उन लोगों को भी लर्निंग डिफिकल्टी होती है। या डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने में तकलीफ होती है बच्चों को। डिस्ग्राफिया होता है जिसमें लिखने में बच्चों को तकलीफ होती है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों में आजकल बहुत देखे जाते हैं और इन सारी चीज़ों के लिए हमारी संस्था जो है वो काम करती है। जो भी माध्यम हो, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अगर उसमें रिक्वायरमेंट है, कि सेंसरी इंटीग्रेशन का, स्पेशल एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, या बिहेवियर या स्पीच, जो भी उसकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं बच्चे को। सची, आम तौर पर यह देखा जाता है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं लेकिन एक बच्चा है जो अलग से अपनी दुनिया में मग्न रहता है। कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे को गार्जियन कॉल करते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं देता है। तो क्या ये सब भी चीज़ें इसमें आती हैं? बिल्कुल, ये जो है इस तरह के बच्चों को कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है बच्चा। अगर आप बच्चे को बार बार बुलाते हैं और वो नेम का रिस्पांस नहीं देता है, अपनी चीज़ों की, अपने ज़रूरत की, मतलब की चीज़ों को तो बता देता है मतलब इशारे से नहीं बताएगा, रो कर या किसी भी तरह से टैंट्रम करके बता पाता है कि उसको ये चाहिए। लेकिन जब आप उसको बुलाइएगा या आप उसको कुछ करने बोलिएगा तो वो नहीं करेगा, वो आपसे आंख में आंख मिलाकर नहीं बात करेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ 10 बच्चे खेल रहे हैं उसमें नहीं जाएगा। ऐसे बच्चों में अपनी बात वो बोल भी नहीं पाते हैं, उनको क्या चाहिए। तो इनको लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उनको पता नहीं होता कि पर्टिकुलर चीज़ को कौन से शब्द से बोला जाता है। ऐसे बच्चे कभी कभी एक ही क्रियाकलाप को बार बार दोहराते हैं। जैसे अगर वो फैन को देखेंगे तो फैन की तरह गोल गोल घूमना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर गाड़ी, छोटी सी गाड़ी से खेल रहे हैं तो उसको पलट के उसके व्हील्स को बहुत घुमा घुमा के देखेंगे। ये मूवमेंट सीकर होते हैं, एक जगह स्थिर होकर के ऐसे बच्चे कभी नहीं बैठते हैं। अगर इनको मोबाइल या टीवी के पास बैठा दिया जाए तो ये घंटों बैठ सकते हैं, अगर वो चीज़ हटा दिया जाए तो ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत एग्रेसिव बिहेवियर भी करते हैं, खुद को मारना, नोचना, दांत काटना, इस तरह से सेल्फ हर्टिंग बिहेवियर भी इन बच्चों में कभी कभी देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पहचान लेंगे लेकिन अपने माता पिता को, अपने घर के मेंबर को भी ये नहीं पहचान पाते हैं और मेरा नाम क्या है वो भी ये नहीं जानते। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। और कोविड के बाद ये चीज़ें जो हैं, चूँकि बच्चे मोबाइल में या टीवी के सामने इतने ज़्यादा रहने लगे कि उनकी दुनिया बहुत सिमट के रह गई है, तो इसकी वजह से वो इसमें बहुत ज़्यादा खोते चले जा रहे हैं और ये समस्या और भी दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। तो ये बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे डेवलपमेंट की प्रक्रिया में ही कुछ गड़बड़ियां शुरू से आ गई हैं जिसकी वजह से बच्चों में इस तरह की जो बर्ताव है, बिहेवियर है, वो देखने को मिल रहा है।
कुछ बच्चे जो होते हैं, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उपद्रवी टाइप के होते हैं। बात अगर सुनेंगे भी तो भी वो स्थिर 1 सेकंड नहीं बैठते हैं। उनका आई बॉल जो है हमेशा घूमते रहेगा, हमेशा इधर उधर देखेंगे। मतलब आप ये सोच ही नहीं सकते कि 2 सेकंड वो मेरे पास अस्थिर से बैठ जाए। ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि 2 सेकंड भी वो मेरे पास स्टिल होके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये बच्चे जो होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक तरह की बीमारी है जो कि बचपन से ही होती है, बाय बर्थ होती है, या सेरेब्रल पाल्सी भी बाय बर्थ होती है। पर ऑटिज्म या ADHD जो है वो कई एक बार 1-1.5 साल तक बच्चों में सारे लक्षण नॉर्मल होते हैं। पेरेंट्स आते हैं, बोलते नहीं, वो बाबा दादा पापा मामा भी बोला है। कई एक बच्चे ऐसे भी हुए हैं जो ये तक बोले कि मम्मी खाना ला के दो, लेकिन टीवी और मोबाइल में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि आज के डेट में वो मम्मी को नहीं पहचानते हैं। तो ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है बहुत तेजी से ऑटिज्म के रूप में समाज में फैल रहा है। गुंजन, हमारे समाज में, मतलब जहाँ तक मैं इंडिया की बात बोल रहा हूँ, बच्चों को डिटेक्ट करने में भी गार्जियन को मुश्किल होती होगी अगर ऐसी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो लोग तो थोड़ा पता चलता है कि हाँ वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। कई एक बार उनको भी ये एक्सेप्ट करने में, बेसिक क्या होता है एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्ट करने में कि मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि वो उस बच्चे में आपको 1.5 साल तक उसका माइलस्टोन जो होता है, माइलस्टोन मतलब कि जो बच्चे में जिस उम्र में बोलना चाहिए, चलना चाहिए, पलटना चाहिए, वो सब नॉर्मल दिखता है। लेकिन अचानक से 1.5 साल की उम्र के बाद या 18 महीने की उम्र के बाद वो डिटोरेट करना शुरू करता है। जो बच्चा माँ बाप को पहचान रहा है, आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में समझा पा रहा है, वो अब कुछ नहीं कर पाता है। तो ये एक्सेप्ट करने में पेरेंट्स को भी टाइम लगता है। और जब तक वो लोग इस चीज़ को समझें, या कई बार घर के बड़े बुजुर्ग भी बोल देते हैं, आसपास के लोग, अरे ठीक है मेरा भी बेटा 3 साल की उम्र में बोला था, मेरा भी बेटा 4 साल की उम्र में बोला था, तो घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसे सिचुएशन में क्या होता है, कई बार डिले हो जाता है, और डिले जितना हो जाता है इलाज में उतनी ही परेशानी होती है। हमारे पास अगर छोटा बच्चा आता है 1.5 से 2 साल का, तो वो कंप्लीट ऑटिज्म से बाहर हो जाता है और नॉर्मल स्कूल में भी जाता है। वही बच्चे अगर 5 इयर्स के बाद आते हैं तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये ऐसी प्रक्रिया है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। जो सिखाते हैं थेरेपीज़ में, वो एक लर्निंग प्रोसेस, और लर्निंग प्रोसेस में चाहे बच्चे हों या बड़े, हमेशा कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमेशा सीखेंगे। हमसे भी किसी डॉक्टर की अगर बात की जाती है तो हम लोग डॉक्टरों के बारे में यही जानते हैं कि हाँ चलो ये फिजियोथेरेपी है, ये जो बंदा है वो फिजिशियन है, ये सर्जन है, ये साइकियाट्रिस्ट है। लेकिन बच्चों के लिए इस तरह की जो पढ़ाई है आपने कहाँ से कंप्लीट की, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैंने पटना मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। इसके अलावा मैंने मास्टर्स भी किया है मैंने कैपिटल यूनिवर्सिटी से, और मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मैंने कर रखा है योगा में। इसके अलावा मैंने ओरल प्लेसमेंट थेरेपी, जो स्पीच का हायर फॉर्म होता है, वो भी कोर्स मैंने किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, और फिजियो का भी हमने एक डिप्लोमा कोर्स किया। तो फिजियोथेरेपी पार्ट तब आता है जब बच्चे में फिजिकल डिसेबिलिटी है। हम बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं वो सेंसरी इंटीग्रेशन के माध्यम से इन बच्चों पे काम करते हैं, और इन बच्चों की जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टी है वो, या जो भी जिस तरह का बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, जो भी सेंसरी प्रॉब्लम होता है, उसको दूर करते हैं। इसके अलावा इसमें स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशल एजुकेटर का बहुत बड़ा रोल होता है, अप्लाइड बिहेवियर एंड एनालिसिस जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं वो इन बच्चों पे काम करते हैं। तो एक पूरी टीम वर्क होती है। सबसे पहले अगर बच्चा हमारे पास आता है तो वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी विथ सेंसरी इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि जितने भी सेंसेस, उसके जो इन्वायरमेंटल सेंसेस हैं, बच्चों में बेसिकली क्या होता है कि हमारे 5 जो बेसिक सेंसेस हैं वो ढंग से, वो कॉमन एक तरीके से काम नहीं कर पाते। छूना, सूंघना, देखना, किसी चीज़ को स्पर्श करना, स्वाद करना, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से अवेयर नहीं हुए हैं। कोविड के बाद या उससे पहले भी जो भी इस तरह के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड इन्वायरमेंट में रहे, किसी चीज़ को छूना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो इन बच्चों में सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा, सेंसरी प्रॉब्लम, टेक्टाइल, अगर इस तरह के बच्चों को हम छूते भी तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। वो गीली चीज़ों को नहीं छूते हैं, सूखी चीज़ों को नहीं छूते हैं, किसी चीज़ को टच ही नहीं करना चाहते हैं।
तो वो एक सेंसरी प्रॉब्लम होती है। और ये जैसे जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन पे हम काम करते हैं, ये रिजॉल्व करता है, वो इन्वायरमेंट में आना शुरू करते हैं, यानी कि आसपास के लोगों को नोटिस करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम उस पर काम करते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसको उसके अटेंशन पे, जैसे वो किसी चीज़ को अटेंटिवली देख नहीं रहा, हम दिखा रहे हैं पर वो देख नहीं रहा, अटेंशन डेफिसिट है उसको, उस पर काम करते हैं। फिर उसको कॉग्निटिव बौद्धिक क्षमता के भी विकास में प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा उसको लर्निंग के प्रोसेस में भी कॉग्निशन भी उसका इम्प्रूव करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स पे पहले इसको काम करते हैं। देन अगर बच्चा वर्बल नहीं है, 70% जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो वर्बल नहीं होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, नॉन वर्बल होते हैं, तो उनको फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्पीच थेरेपी में डालते हैं। इससे क्या होता है कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। हमने बोला ये गेंद यहाँ रखिए, उठा के रख दो, जो बच्चा घर में कभी नहीं किया, किसी की बात नहीं सुनता है, अपने आप में खेलता है, समझता ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, वो अब समझता है कि मुझे इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि गेंद उठाकर बास्केट में रखो, तो वो रख देता है। देन हम लोग उसको सेकेंड प्रोसेस स्पीच थेरेपी में डालते हैं, जहाँ बच्चा सब चीज़ जितने भी अ ई ई क ख ग घ ए बी सी डी वो बोलना शुरू करता है, किस तरीके से बोला जाता है। देन हम लोग उसको स्पेशल एजुकेशन में डालते हैं। और जिस बच्चे में बहुत बिहेवियर इश्यूज है, जैसे सेल्फ हर्टिंग बिहेवियर है, बहुत चिल्लाना, खुद को मारना, टैंट्रम करना, तो उन बच्चों को हम लोग बिहेवियर थेरेपी भी करवाते हैं। जी सची, आपके पास कितने बच्चे हैं जिनका आप ट्रीटमेंट कर रही हैं? देखिए, अभी तो मैंने जब से संस्था खोली है तो मेरे पास से अभी 2 बच्चे आ रहे हैं जो आरा से आते हैं, एक बच्चा बक्सर से आता है। वो लोग वीक में 3 दिन ही आ पाते हैं, पर वो लोग गाड़ी रिजर्व करके स्पेशली आते हैं। एक बच्चा जहानाबाद से आता है, ट्रेन से आता है। तो बिहार में, ऑल ओवर बिहार ये चीज़ फैली हुई है। और मेरे पास, मेरे सेंटर पे अभी 50 से 60 ऐसे बच्चे हैं जो कि इस तरह के हैं। और ऑल ओवर अभी अमूमन मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे, 1,500 तो कम से कम 1 से 1,500 मैंने बच्चे ज़रूर देखे होंगे जिनका मैंने असेसमेंट किया है जब से मैंने ये काम शुरू किया। बीच में कोविड की वजह से 2 साल सेंटर उस तरीके से चला भी नहीं, बंद ही रहता है, क्योंकि कोविड में हम उसको खोल नहीं सकते। तो उस दौरान भी बहुत बच्चे डेवलप किए हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो देखा है मैंने कि जो बच्चा जितने पहले हमारे पास आ जाता है वो बहुत जल्दी ऑटिज्म से बाहर आ जाता है। तो अगर आपके बच्चे में इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई पड़े तो उसको जल्द से जल्द, जितना इसमें एक रूल चलता है, अर्ली इंटरवेंशन अर्ली क्योर, यानी नहीं आती, मतलब सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, वो उनको नहीं पता चल पाता है। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे आते हैं जो दोनों हाथ से मैथ्स तो बनाते हैं पर अपने कपड़े कैसे पहनना है वो नहीं जानते हैं। 10 साल का बच्चा है, कहीं भी वो किसी के पास भी चला जाएगा, किससे क्या बोलना है उसको नहीं पता है, कैसे बिहेव करना, चिल्लाना, खुद को मारना, पीटना, चीखना भी शुरू करता है। लेकिन जब आप पढ़ाने बैठिएगा तो अपने स्टैंडर्ड का दोनों हाथ से अलग अलग मैथ्स बनाएगा। वो इतने ब्रिलियंट भी कोई बच्चे इसमें होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है, मानसिक जो होता है कमी वो नहीं होती है, बट यही है कि वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट नहीं कर पाते, इसलिए लगता है कि इनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, बट ये बेसिकली होता है इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन का प्रॉब्लम। मैंने एक बच्चा देखा था आपके पास कि काफ़ी उसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी एकदम अमेरिकन थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये चीज़ है। एक बच्चा आता था मेरे पास, 10 साल का था। उसके माता पिता में से दोनों में से कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, बट वो इतनी फ्लुएंटली और इतनी करेक्ट इंग्लिश, और वो भी अमेरिकन स्टाइल की, उस तरीके से हम लोग से बात कर रहा था। तो हमने पूछा पेरेंट्स से, उन्होंने यही कहा कि ये YouTube और ये सब देख करके बहुत की चीज़ें ये सीख गया है। यहाँ तक कि आप इससे पूछिएगा कि जेट प्लेन का क्या प्रोसेस है तो वो सारा चीज़ बता देगा आपको। तो आजकल जो है मोबाइल एक ऐसा समझिए कि हमारे लिए एक वरदान भी है और एक श्राप भी है एक तरफ से, इन बच्चों के लिए स्पेशली। कई एक बार क्या होता है कि वर्किंग मदर फादर हैं, या फिर आप इसमें जब वर्क फ्रॉम होम था तब भी पेरेंट्स अगर लैपटॉप पे बिजी हैं तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। अब बच्चों ने मोबाइल को ही अपनी पूरी दुनिया समझ लिया है, उनका टनल विजन हो जाता है। ठीक है, या टीवी में राइम्स में वो इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि ABCD 1 2 3 4 तो पहचानते हैं, राइम्स पहचानते हैं, कलर्स पहचानते हैं, शेप्स पहचानते हैं, बट माँ बाप कौन है वो नहीं पहचान रहे हैं। जो प्राइमरी चीज़ें हैं उसको छोड़कर वो सेकेंडरी पे, क्योंकि उनकी दुनिया बहुत छोटी हो गई है और यहीं से ऑटिज्म का जो है ये लक्षण शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी ध्यान देनी है, बच्चों को मोबाइल कम से कम दिखाएं
और ज़रूरत हो तो ना के बराबर दें, क्योंकि मोबाइल से इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। टीवी में भी बहुत ज़्यादा टीवी नहीं दिखाना है, थोड़ा बहुत देखा तो बच्चे हैं नॉर्मल तो देख सकते हैं। टीवी का चूँकि स्क्रीन बड़ा होता है तो आसपास कौन आ रहा है जा रहा है वो पता चलता है, बट मोबाइल जो है, इवन हम लोग बड़े हैं अगर हम लोग मोबाइल को देखते हैं और कोई पीछे से आवाज़ लगाता है तो हम लोग का ध्यान नहीं जाता उस आवाज़ पे। अगर हम लोग बहुत गौर से कोई चीज़ देखते हैं तो ये तो छोटे अभी 1.5 साल 2 साल 1 साल के बच्चे हैं, उनको तो आपने और उनकी दुनिया को छोटी कर दिया है, तो वो बाहर की दुनिया में आना ही नहीं चाहते हैं। उसके बाद क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप गार्जियन को कि थोड़ा सा कुछ करके इन चीज़ों से बच्चों को बचाया जा सकता है? जी हाँ, मैंने अभी आपको बोला कि मोबाइल से दूर रखिए। दूसरा है कि उसको हर चीज़ों से, हर सेंसेस का, अगर बच्चा गिर रहा है तो गिरने से पहले गोद में नहीं लेना है, उसको थोड़ा सा गिरने दीजिए, संभलने दीजिए। चीज़ों को टच कर रहा है तो उसको छूने दीजिए, पार्क में ले जाइए। बालू क्या है, हम लोग पहले बालू में बहुत ज़्यादा खेलते थे, अभी बच्चे सैंड क्या है नहीं जानते हैं। थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली है या हमारा कल्चर ऐसा हो गया है कि अपार्टमेंट सिस्टम में बच्चे बंद के रह गए हैं, तो इसके लिए बहुत सारे पार्क्स हैं, तो पार्क में आप ले जाइए, पार्क एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कीजिए, तरह तरह की चीज़ों को उसको छूने दीजिए, उसको सेल्फ डिपेंडेंट थोड़ा सा रहने दीजिए और अपने आप से इंटरेक्ट करवाइए। यानी घर में ही, चलो अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, बच्चे आसपास नहीं जा पा रहे हैं, पार्क नहीं जा पा रहे हैं, तो चलो घर में ही बैट बॉल खेलते हैं, पापा बैटिंग करेंगे, मम्मा फील्डिंग करेगी और तुम बॉलिंग करना। इस तरह से अपने आप से उसको इंटरेक्ट करवाइए, क्योंकि ये बच्चे जो है ना वो इंटरेक्ट ही नहीं करते किसी से, इंसान से इंटरेक्ट नहीं करते, चीज़ों से इंटरेक्ट करेंगे, उसका फैसिनेशन रहेगा, बॉटल उठा लेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, पंखा देखेंगे, बट मम्मी पापा को नहीं देखते, तो अपने आप से इंटरेक्ट। ये थी डॉक्टर सची गुंजन, बच्चों की एक्टिविटी पर काफ़ी बारीकी से नज़र रखती हैं, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर पर काम करती हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है। वो कोई रोगी नहीं है, बट एक न्यूरो की प्रॉब्लम है जो अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो जल्दी ठीक भी हो सकती है। एग्जैक्टली। तो जाहिर है सी बात है कि दर्शकों को ये चीज़ें सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, उनके बच्चों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है ये बातें। और फ्यूचर में इस तरह के बच्चों में किसी तरह का सिम्टम्स हों तो डॉक्टर सची गुंजन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सची जी, आपको हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी Thank you बहुत very बहुत much. धन्यवाद। Thank you. थैंक यू।